RTX स्पार्क कुछ नया नहीं कर रहा भाई लोग। AMD AI Max से कॉम्पीट करने की तैयारी में है, सही बता रहा हूं। AMD Ryzen AI Max के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, अब तो काफी वक्त भी हो गया। GPU लेवल परफॉर्मेंस दे रहा है जो कि यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर के साथ आता है। APU चिपसेट देता है आपको जिसमें एक ही चिप पर CPU और पावरफुल iGPU या DGPU लेवल का परफॉर्मेंस देने वाला चिप कार्ड यूज करते हैं, जो कि RTX भी करने जा रहा है, RTX स्पार्क भी करने जा रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। AMD Ryzen Max के बारे में किसी को पता ही नहीं, मतलब बहुत लोगों को होगा गाइस, कमेंट में बताइएगा जिसको पता है। ये लैपटॉप खास इसलिए है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि AMD का बिल्कुल नया चिप इसमें यूज किया गया, Ryzen AI Max Plus 392, जिसके साथ आता है Radeon 8060S ग्राफिक्स। और सबसे बड़ी बात, गेमिंग और AI दोनों को अकेला हैंडल कर लेता है, सिंगल हैंड, एक हाथ से। तो चलिए एक एक फीचर डिटेल में देखते हैं। लेकिन किसके लिए बना है, बस ये पूरा रिव्यू देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कहीं मेरे लिए ही तो नहीं बना है, ऐसा फीलिंग जरूर आ जाएगा। इसका रिव्यू बहुत लोगों ने लॉन्च के अराउंड पर किया था, उसके बाद यार लोगों ने क्या किया समझ में नहीं आया, रिव्यू डाला कि क्या किया। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई होप आप लोगों को आइडिया लग जाए। चलिए पहले बता देते हैं ये टफ A14 के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। पैकेजिंग एज सिंपल जैसा नॉर्मली टफ सीरीज या Asus के लैपटॉप में देखने को मिलता है। अगर लैपटॉप के बॉडी और कूलिंग सिस्टम की बात करें तो यार ये पहली बात तो सिर्फ 1.48 kg का लैपटॉप है, काफी लाइट है बट स्टिल पावरफुल एनफ टू डिफीट 4060 5050। इतना पावरफुल हार्डवेयर होने के बाद भी लैपटॉप लाइट वेट है। थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 1.69 सेंटीमीटर 1.99 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है, टेपर डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। कूलिंग के लिए डुअल 97 ब्लेड फैंस दिए गए हैं, जो कि यार अगेन हम लोग गेमिंग में चेकआउट करेंगे ही करेंगे। साथ में एक बड़ा हीट सिंक और वाइड एग्जॉस्ट पोर्ट्स भी दिया गया है। कीबोर्ड डेक पर आपको माइक्रो परफोरेटेड होल्स दिए गए हैं, जैसे एक्स्ट्रा फ्लो के लिए एंड नो डाउट लॉन्गर ड्यूरेशन के केस में गरम वरम ना हो मामला, ठीक है। बैटरी की बात करें तो यार 73 वाट आवर की बैटरी साइज दी गई है। 4 सेल नियॉन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 0 से 50% सिर्फ 25 मिनट में हो जाता है। USB-C चार्जिंग पोर्ट है, तो यूनिवर्सल चार्जर्स भी आप यूज कर सकते हो। 100 वाट का PD चार्जर है, वैसे हम लोग पोर्ट वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लेकिन कीबोर्ड फ्लेक्स की बात की जाए तो लिटरली कहते नहीं है नाक के बराबर है, एंड बॉडी फ्लेक्स की बात की जाए तो वो भी नहीं है, वैसे 14 इंच साइज में देखने को मिलता है। ऊपर कंप्लीट मेटल बिल्ड में मिलता है, अंदर आपको काइंड ऑफ पॉलीकार्बोनेट डिजाइन के साथ मिलता है, बट इट फील्स प्रीमियम ओवरऑल। वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भैया कंप्लीट मेटल बिल्ड होता ना तो बेटर होता, थोड़ा और बेटर हो जाता। वैसे काइंड ऑफ फील टच एंड ऑल कंप्लीट मेटल का है, बट अंदर के साइड आपको ये वाला एरिया पॉलीकार्बोनेट में मिलता है। व्हाटएवर, हो सकता है कूलिंग सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। वैसे कंपनी का कहना है इसको कितना भी पटक लो, मतलब कितना भी नहीं, लेकिन वाइब्रेशन टेस्ट, शॉक टेस्ट, एल्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंट टेम्परेचर पर इसको टेस्ट किया गया है कि इसको किसी भी लेवल पर किसी भी कंडीशन में यूज किया जा सकता है। एंड जहां तक हिंजेस की क्वालिटी की बात है तो पहली बात तो 180 डिग्री ओपन हो जाता है। एक्चुअली ये सही रहता है, 180 डिग्री लैपटॉप ओपन होता है तो ड्यूरेबिलिटी डिस्प्ले की बढ़ जाती है, हिंजेस का बढ़ जाता है। एंड वॉबलिंग की जहां तक बात है तो यार काफी टाइट डिस्प्ले है, वॉबलिंग मतलब ना के बराबर है, हल्का फुल्का कह सकते हैं। बिल्ड में अगर मुझे रेटिंग देना हो तो आई विल से 8 आउट ऑफ 10। बिल्ड इज गुड यार। आप थोड़ा इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं जिसकी चर्चा हो रही है यहां पर, ठीक है। इसमें आपको AMD Ryzen AI 392 Max देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, Gen 5 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 3.2 गीगाहर्ट्ज बेस क्लॉक स्पीड है एंड मैक्स 5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। 64 MB L3 कैसे मेमोरी मिल जाता है, मतलब हैवी मल्टीटास्किंग में भी ये आराम से काम करवा देगा, कोई लैग नहीं होने वाला। एंड कंपनी क्लेम करती है, वैसे तो यार हमेशा हमने सुना है कि AMD बहुत कम आपको TDP प्रोवाइड करता है, बट यहां पे थर्मल डिजाइन पावर 45 वाट से 120 वाट तक एडजस्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस मोड। जो हमारे टेस्टिंग में देखने को मिला वो अराउंड 110 तक गया था। चिप बनाया गया है TSMC के 4 नैनोमीटर प्रोसेस पर, जो इसको पावर एफिशिएंट बनाता है। TSMC एग्जैक्टली स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स भी बनाता है, करेक्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बेंचमार्क टेस्ट में ये चिप Geekbench 6 पे मल्टी कोर में 18,071 पॉइंट स्कोर करता है। इससे कंपैरिजन करें तो ये एक डेस्कटॉप Ryzen 9 7900X से भी आगे निकल जाता है अपने Geekbench स्कोर पर। सो एक मोबाइल चिप के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइस। लिटरली AMD इज डूइंग गुड ओवर हियर। पता नहीं क्यों हुआ बना हुआ है कि Nvidia RTX क्या ही एक्स्ट्रा कर ले जाएगा।
कैन दे compete with this particular process, वो आइडिया आपको इस कंप्लीट वीडियो में वैसे भी लगने वाला है। अब थोड़ा बात करते हैं ग्राफिक्स की, जो इसका दूसरा बड़ा हाईलाइट है। इसमें है AMD Radeon 8060S, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, मतलब अलग से ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं है, ये प्रोसेसर के अंदर ही बिल्ट इन है, जो कि स्पार्क अपने आप को कह रहा है कि वो ला रहा है। ये पहले से है मार्केट में, लेकिन इसकी पावर देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे। 40 कंप्यूट यूनिट्स, जिसमें 2560 स्ट्रीम प्रोसेसर्स हैं, जीपीयू क्लॉक स्पीड 2900 मेगाहर्ट्ज तक जाता है। ये चिप एग्जैक्टली RTX 4060 जैसा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर ले आता है अप्रोक्सीमेटली, एंड RTX 5050 तक पुश कर सकता है अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को। इसका मतलब यह है कि आप बिना डेडिकेटेड जीपीयू के भी डिसेंट गेमिंग कर सकते हो, जैसे साइबरपंक 2077 या काउंटर स्ट्राइक 2 जैसे गेम्स में। करेक्ट। अब जीपीयू नहीं डालने का क्या फायदा है? पहली बात, प्राइसिंग भी मैटर होती है उस केसेस में, एंड साथ में लैपटॉप उतना हैवी नहीं होता है, एंड गोइंग फॉरवर्ड कॉम्पेटेबिलिटी इश्यूज एंड लैपटॉप में प्रॉब्लम्स आना भी चांसेस कम होता है। इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट 2.1 HDR सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है, HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, 4 एक्सटर्नल मॉनिटर्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, इवन 8K रेजोल्यूशन पर भी आप चला सकते हो। AV1 HEVC VP9 कोडैक के लिए ये हार्डवेयर इनकोडिंग डिकोडिंग सपोर्ट करता है। वीडियो एडिटर्स के लिए एक बहुत यूजफुल है भाई। जो लोग वीडियो एडिटर्स वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक ये वरदान है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी है, वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफाइड मेमोरी, जो सबसे यूनिक फीचर है। अब ये पार्ट थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन समझाना जरूरी है गाइस, क्योंकि ये इसका मेन फीचर है, क्योंकि ये इस लैपटॉप का सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है। नॉर्मल लैपटॉप्स में रैम और VRAM अलग अलग होते हैं, लेकिन इस लैपटॉप में यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर है, मतलब एक ही मेमोरी पूल पर आपका CPU और GPU दोनों शेयर करता है। मतलब एक ही मेमोरी पूल को CPU और GPU दोनों शेयर करते हैं और एक ही चिप पर डिजाइन। गेमिंग करते टाइम आप ज्यादा मेमोरी GPU को दे सकते हो, बेटर टेक्सचर, स्मूथ गेम प्ले, वीडियो एडिटिंग या हैवी प्रोडक्टिविटी टास्क में भी आप मेमोरी CPU साइड एलोकेट हो जाती है। ये एग्जैक्टली इसके आर्मरी क्रेट पर जाकर आप इसके GPU पर 8GB से लेके 24GB तक स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट 4GB पर होता है। आप कोई हैवी गेम खेल रहे हो या कोई हैवी एडिटिंग या आफ्टर इफेक्ट्स करने जा रहे हो, देन यू कैन शेयर द मेमोरी ओवर देयर मैनुअली गाइस, खुद से कर सकते हो। सिस्टम वैसे खुद ऑटोमेटिकली भी बैलेंस करता है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप मैनुअली उसको 8GB पे कर दो हैवी वर्क के अराउंड। बस एक बात याद रखना, टोटल मेमोरी एक ही है, तो अगर GPU ज्यादा ले रहा है तो CPU के लिए कम बचेगा और वाइस वर्सा। करेक्ट। साथ ही अगर रैम की बात करें, रैम स्टोरेज अलग है, ये CPU और GPU की बात चल रही थी पर, ठीक है। अब रैम और स्टोरेज की बात कर लेते हैं। इसमें हमको 32GB का LPDDR5X ऑन बोर्ड रैम देखने को मिलता है भैया, 8000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड की स्पीड के साथ, ठीक है, क्वाड चैनल कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। इसमें आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट 32GB से ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। ये रैम सोल्डर्ड है, मतलब बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते, तो परचेज करते टाइम ही डिसाइड कर लेना कि आपके लिए 32GB रैम एनफ है कि नहीं। और 32GB दिया भी इसलिए जा रहा है कि इसके ओवरऑल प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग को हैंडल कर सके और इसके AI प्रोसेसिंग पर कोई रुकावट न लाए। 1TB की PCI Gen 4 SSD मिलती है भाई, फास्ट बूट टाइम और क्विक फाइल ट्रांसफर के लिए 7000 रीड राइट स्पीड देखने को मिलता है यार। साथ ही इसमें आपको 2 M2 स्लॉट्स मिलते हैं भैया। एक भुत्तू से लैपटॉप में 2 M2 स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, आप इजीली अपग्रेड करो यार। लेकिन यहाँ एक मेजर कॉन मेरे को क्या लगता है कि यार इसमें इनको एटलीस्ट Gen 5 SSD के लिए भी स्लॉट एक देना चाहिए था, कि फ्यूचर में अगर कोई Gen 5 SSD अपग्रेड करना चाहे, जो कि कब आएगा भगवान जाने, प्राइस जिस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन होता तो बेटर रहता। अब थोड़ा बेंचमार्क एंड कंपैरिजन देख लिया जाए। बेंचमार्क की बात की जाए तो देखो, GPU 10500 के अप्रोक्सीमेटली मैक्सॉन सिनेबेंच आप पॉज कर देख लीजिएगा, अच्छा स्कोर निकल कर आया। PC Mark 10 तो भैया 10,000 के अप्रोक्सीमेटली, जो कि तगड़ा स्कोर, मैंने बहुत कम देखा है ऐसा स्कोर। ये AI स्कोर है, जो कि अगेन सिंगल प्रिसिजन स्कोर 4161 एंड क्वांटाइज स्कोर 6000 के प्लस। ये आपका Geekbench स्कोर है 17,431, जो कि बेहतरीन CPU स्कोर कहलाएगा। रीड राइट स्पीड Gen 4 का टॉप नॉच वाला आपको देखने को मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। ये आप पॉज कर चेक करेंगे Geekbench पर किस तरह से Ryzen 9 AI Max के साथ ये कंपेयर करता है। सिमिलरली Ryzen AI Max Plus 392 एंड 370 में कितना डिफरेंस हमको 3D मार्क पर भी हमने देखा
कि डिफरेंट प्रोसेसर्स के बीच में कितना हमको डिफरेंस मिलता है, जहां पर एग्जैक्टली अगर आप गेम टाइप देखोगे तो रियल वर्ल्ड एफपीएस डिफरेंसेस डिफरेंट गेम्स में, यहां पर आप देख सकते हो कि Radeon 8060 और RTX 4060 के बीच में कितना एफपीएस का डिफरेंस देखने को मिलता है। वेयर Ryzen AI Max 3000 स्टैंड्स बाय CPU मल्टीकोर सब कुछ आप यहां पर पॉज कर आइडिया मिल जाएगा। आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगाया हूं। यहां पर आप देख सकते हो हमने इसको Apple M4 M5 Pro के साथ कंपेयर किया, जबकि M5 Pro एंड ऑल बहुत महंगा आता है, बट स्टिल आप सिंगल कोर मल्टी कोर एंड एनपी थ्रूपुट भी चेक कर सकते हो, जहां के लिए अपना ये AI Max 392 बेहतरीन काम कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए के लैपटॉप को फुल ऑन टक्कर दे रहा है। इंटेल आर्क की तो लगी पड़ी है, RTX 4060 के ऊपर जा रहा है मामला, एंड एप्पल M4 Max जीपीयू के साथ भी कंपैरिजन में लाइक देखा जाए तो थोड़ा सा नीचे है, बट स्टिल DaVinci Resolve Premiere Pro फोटोशॉप पर आप बजट बेंचमार्क भी पहुंच कर देख सकते हो। एंड दिस इज द समरी ऑफ इट। एआई कैपेबिलिटी, भैया ये लैपटॉप बना ही है एआई के हिसाब से। लोकल एलएलएम पावर एंड वर्चुअल एआई असिस्टेंट आपको इसमें मिल जाता है। बात करते हैं इस लैपटॉप के एआई कैपेबिलिटीज की, जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन गया है। आप कुछ भी लेने जा रहे हो मार्केट में, विदाउट एआई चीजें थोड़ी स्लो हो जाती है। कहने का मतलब इसमें आपको XDNA 2 NPU जो कि 50 टॉप्स तक एआई परफॉर्मेंस देता है। CPU, GPU और NPU तीनों कंबाइंड मिल के आपको 122 टॉप्स तक की एआई परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। ये लैपटॉप Copilot प्लस PC सर्टिफाइड है, मतलब विंडोज के सारे ऑन डिवाइस एआई फीचर्स आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड प्रैक्टिकल यूज केसेस में आपको लोकल एआई मॉडल्स रन कर सकते हो बिना इंटरनेट के। विंडोज आप लोकल एआई मॉडल्स रन कर सकते हो बिना इंटरनेट के। विंडोज Copilot और एआई असिस्टेंट स्मूथली चलते हैं। हमने कुछ इसमें बिलियन प्रीसेट्स चलाया है, आपको भी दिखाते हैं। इमेज जनरेशन जैसे जनरेटिव एआई टास्क भी आप इजीली कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो ऑन द गो, कोई भी ट्रांसलेशन यूज कर सकते हो। आप कोई वीडियो देख रहे हो डिफरेंट लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। आप रिकॉल फीचर को यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ Copilot प्लस फीचर्स जो आपको मिल जाता है। एनीथिंग LLM में हमने लार्ज मॉडल्स चलाए हैं, आप चेकआउट करिए। एनीथिंग LLM पर हमने Llama 3.2 बिलियन प्रीसेट्स के साथ पहले तो इंटरनेट कनेक्ट कर हमने रन किया, एक वेब पेज डेवलप कर रहे थे, एंड इसने काफी कम समय में इसने इसको कोड लिखकर हमको दे दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। लेफ्ट में 16 बिलियन प्रीसेट भी हम सर्च कर रहे थे, बट ठीक है वो मिला रही है। अब हमने इंटरनेट बंद कर दिया, ठीक है। Llama 3.2 बिलियन प्रीसेट के साथ हमने इसको लोकली यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट करने का कोशिश किया, दैट ऑल्सो प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, और इसने इजीली विद इन आई थिंक बहुत कम टोकन के साथ इसने हमारा कंप्लीट कर दिया। यू कैन पॉज एंड चेक इट। और ये हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है। वर्चुअल असिस्टेंट एग्जैक्टली लोकली आपके सिस्टम पर रन कर रहा होता है, जिससे आप कोई भी डिटेल एंड ऑल मांग सकते हो। अब थोड़ी पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी काफी सॉलिड है गाइस। एक USB 4 Type-C मिलता है जो कि डिस्प्ले पोर्ट और पावर डिलीवरी का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 40 Gbps तक का स्पीड मिल जाता है इस पोर्ट से आपको, जिससे हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हो। 100 वाट का C टाइप चार्जर PD चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, और एक आपको USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट मिल जाता है डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट के साथ। एंड 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A पोर्ट मिल जाता है। एक HDMI 2.1 पोर्ट मिलता है, जो कि 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो हमारे पास था हमने चेकआउट किया, वहां तक इजीली हैंडल कर लेता है। माइक्रो SD कार्ड रीडर भी मिलता है, विच आई लिटरली लाइक, ये होना ही चाहिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से लैपटॉप डेवलप कर रहे हो। UHS 2 सपोर्ट के साथ आपको ये माइक्रो SD कार्ड रीडर मिलता है, तो आपको स्पीड रीड राइट स्पीड भी दिक्कत नहीं करने वाला। 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। वायरलेस के लिए Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 मिलता है। देखो यार, ये लैपटॉप लेटेस्ट है। ब्रांड को ये चीज ध्यान देना चाहिए, जब लैपटॉप एक प्रीमियम सेगमेंट पे आप ला रहे हो, सारे फीचर्स दे रहे हो, आपका फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज कर रहे हो, तो कम से कम Wi-Fi 7 एंड Bluetooth 5.4 तो देना ही चाहिए। मतलब हर तरह से कनेक्टिविटी नीड कवर हो जाती है, बट स्टिल व्हाई टू लैग बिकॉज ऑफ 1 or 2 रीजंस। डिस्प्ले की बात है तो डिस्प्ले इसमें आपको IPS डिस्प्ले तो मिल ही रहा है, लेकिन काफी बेटर कलर ग्रेड वर्क इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि काफी क्लीन एंड क्लियर है। 14 इंच का डिस्प्ले है, बट आपको कोई भी फ्लिकर नहीं मिलता है, कोई भी ब्लर नहीं देखने को मिलता है। ओवरऑल क्रिस्प एंड क्लियर डिस्प्ले मेरे को पर्सनली पसंद आया। 98% sRGB, 75% Adobe, 75% P3 थोड़ा बेटर होना चाहिए था, व्हाट आई फेल्ट। 14 इंच का IPS डिस्प्ले है गाइस, जैसा आप लोगों को पता है। 2.5K 2516 to 1600 पिक्सल के साथ मिलता है, एंड 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो फ्री सिंक प्रीमियम के सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है। जहां तक इसकी कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात है, मुझको लिटरली पसंद आया है। स्मॉल साइज है, बट स्टिल अब ट्रैक पैड भी आप देख सकते हो लार्ज साइज में है, ग्लास पैड के साथ देखने को मिलता है।
स्पीकर क्वालिटी, जस्ट चेक इट आउट एंड क्लियर, लाउड है एंड गुड क्वालिटी का यूज किया गया है, नो डाउट अबाउट। अब थोड़ा इसका आर्बिट्री क्रिएट सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, जहां पे आप एग्जैक्टली कैसे रैम एंड वीरैम शेयरिंग एनेबल करते हो, करेक्ट। और फिर आसूस एप्लीकेशन में हम किस तरह से इसके रेस्ट ऑफ द फीचर्स को यूज कर सकते हैं। आर्बिट्री क्रिएट सॉफ्टवेयर वैसा का वैसा ही भैया, परफॉर्मेंस, टर्बो, साइलेंट विंडो, सब कुछ इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, फैन स्पीड, टेम्परेचर, सब कुछ। यहां पर जाकर अपना लैपटॉप चूज करिए एंड यहां पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आप कीज भी, टच पैड, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पावर मोड सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो, अच्छा फीचर है, सही बता रहा हूं। मेमोरी में जाकर आप एग्जैक्टली मेमोरी शेयर कर सकते हो अपने जीपीयू के साथ, जो कि आपके जीपीयू या आईजीपीयू के कैपेबिलिटी को काफी बढ़ा देता है। अब यहां गलती से आप मक स्विच का मत सोचेगा, आईजी पे भी सारा काम चल रहा है। ब्रीदिंग, स्टैटिक, आप कलर चेंज कर सकते हो। वैसे तो ये आरजीबी कीबोर्ड नहीं मिलता, बट स्टिल यू कैन सिंक इट। ऑरा सिंक में अगर आप कोई माउस या कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसको आप सिंक कर सकते हो। यहां पर जाकर आप अपने थीम को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप अपने प्रोफाइल को सेलेक्ट कर सकते हो, गेमिंग प्रोफाइल आपको कैसा चाहिए। रेस्ट यहाँ पर मैक्रोज एनेबल कर लो और डिस्प्ले में आप अलग अलग सेटिंग कर लो, रेसिंग, सीनरी, आर्टिस्ट, व्हाटएवर। अब यह है आसूस का टफ गेमिंग के लिए एक एप्लीकेशन, नॉट एग्जैक्टली आसूस के सारे एप्लीकेशन में यूज होता है। डिवाइस सेटिंग में जाकर आप बैटरी केयर मोड, इंस्टेंट फुल चार्ज, ऑटो कट मैकेनिज्म, ये सब ऑन कर सकते हो। ऑडियो विजुअल को बढ़ाने के लिए एग्जैक्टली आप चाहो तो प्रेजेंटर मोड, बैकग्राउंड नॉइज रिडक्शन, ये सारे भी सेटिंग्स कर सकते हो। सिस्टम अपडेट आप चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन चेक कर सकते हो, आसूस ग्लाइड एक्स एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। बगल में अपना असिस्टेंट। अब थोड़ा गेमिंग करके देखा जाए क्या इसमें। पहला गेम हमने वैलोरेंट चूज किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार हाई सेटिंग्स पर हम गेम खेल रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 330 प्लस FPS देखने को मिल रहा है। एंड टेम्परेचर इन गेम्स में 85 to 80 डिग्री सेल्सियस कुछ मेंटेन था। एंड जीपीयू भी आप देख सकते हो 80 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। वॉट इस पर ध्यान दीजिएगा भैया, iGPU है, 85 वॉट TGP या TDP पुश कर रहा है, एग्जैक्टली थर्मल डिजाइन पावर विद द हेल्प ऑफ APU। एंड साथ ही आप मेमोरी देखो यार, कम से कम 4 GB का मेमोरी यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, जबकि मैंने 8 GB शेयरिंग पर लगा रखा है। 25% अपना CPU यूटिलाइज हो रहा है, 13.8 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। FPS भैया 315 फेंक कर मारा है। नेक्स्ट गेम आ जाते हैं हम लोग बैटलफील्ड पर, और बैटलफील्ड में भी हमने हाई सेटिंग्स, परफॉर्मेंस सेटिंग्स पर गेम खेल रहा हूँ। 90 प्लस FPS, ये परफॉर्मेंस 40, 50, 40, 60 के ऊपर वाली है और कहीं ना कहीं 50 को भी टक्कर दे रहा है। फ्रेम जनरेशन का जरूरत ही नहीं है, अगर आप चाहो तो FSR 3 यूज कर सकते हो। एंड 5.4 GB यूटिलाइज हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल था। नेक्स्ट गेम पर आते हैं, ये अपना साइबरपंक, और यहाँ पर हमने इनिशियली देखो यार, हम नॉर्मली ट्राई किए और हमको 50, 60, 65, 70 प्लस FPS हाई सेटिंग्स में देखने को मिल रहा है। हमने फ्रेम जनरेशन ऑन लगा रखा था। वॉट इज देखो यार, पूरा 85 वॉट, कंपनी क्लेम करती है 95। अगर आप वैसे देखोगे तो ये CPU एग्जैक्टली, APU एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 90-95 तक पहुंचा रहा था, बट एग्जैक्टली आपका ये एक 85 वॉट तक TGP पुश कर रहा है, TDP पुश कर रहा है, जो कि बेहतरीन है। अब यहाँ पर अब देखो यार, हमने रे ट्रेसिंग ऑन कर दिया। रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद ये 50, 55, 60 FPS इस केस में भी दे रहा है। एंड हाई सेटिंग और रे ट्रेसिंग लो है, ध्यान रखिएगा, रे ट्रेसिंग लो पर ये लैपटॉप कैपेबल है 2K लेवल का गेमिंग कराने के लिए। 2K पर भी ये 45 to 50 FPS आराम से आपको साइबरपंक में निकाल कर ले आता है। मेन पॉइंट है, कोई भी लैग नहीं देखने को मिला। टेम्परेचर नो डाउट 90 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा था एंड वन ऑफ द केस 95 डिग्री सेल्सियस भी गया था, वो मैं आगे आपको गेम में दिखाऊंगा। नो डाउट स्लिम सेगमेंट लैपटॉप है तो टेम्परेचर ऊपर जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर 85 to 88 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहा। कोई बॉटलनेक का दिक्कत मेरे को नहीं महसूस हुआ। अब रेस्ट इसको आप पॉज करके देखोगे तो यहाँ पर हमने 2K डिस्प्ले खेला है। 2K डिस्प्ले पर इसके पहले चल रहा था गेम, जो कि हमको बेटर FPS निकाल कर लाया। अब यहाँ पर हमने इसको वापस से 1080 पिक्सल पर कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो 60। यहाँ पर रे ट्रेसिंग हमने ऑन किया है लो लेवल पर, जबकि इसके पहले हमने 2K डिस्प्ले पर गेम खेला था, करेक्ट। अब यहाँ पर हम 76 प्लस FPS अचीव कर सकते हैं अगर रे ट्रेसिंग हमने ऑन रखा है लो सेटिंग्स पर एंड FSR 3.0 फ्रेम जनरेशन को ऑन करके रखा है। एंड सिस्टम कंप्लीटली फुल टाइम अपना फुल वॉटेज पुश कर रहा है, वो आप ऊपर देख सकते हो जीपीयू के सामने। यहाँ पर हमने हाई सेटिंग्स के साथ CS2 Go को खेल कर देखा एंड यार 200, 220 यार ये जो FPS है, मैं सही बता रहा हूँ, लिटरली एक गेमिंग लैपटॉप भी कभी कभार नहीं निकाल कर ला पाता है, करेक्ट। एक 4050 एंड 4060 से जो हम उम्मीद करते हैं, 5050 से उम्मीद करते हैं, कहीं ना कहीं ये ओवरकिल कर रहा है मामला। यहाँ पर हम अगेन
फॉरबिडन वेस्ट को खेल रहे हैं, हाई सेटिंग्स में खेल रहे हैं एंड स्टिल 9020 1200 पिक्सल पर खेल रहे हैं और ये बेहतरीन एफपीएस, यहाँ पे भी 70 प्लस एफएसआर ऑन है, 77 प्लस एफपीएस निकाल रहे हैं। एफएसआर भी हमने ऑन नहीं किया है, ऐसे ही। अब यहाँ पर आप टेम्परेचर देख लेना, हमने पहले तो 8GB शेयरिंग में लगा रखा है, टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था यहाँ पर, तो आप लोगों को सोचा दिखा दूं क्योंकि 95 डिग्री सेल्सियस तक गया है टेम्परेचर, ठीक है। इवन आफ्टर बीइंग हैविंग अ वेरी गुड हाइपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम स्टिल। अब यहाँ पर हम एलन वेक में आ गए। एलन वेक में आप देख सकते हो कि यार जब हम नॉर्मली 2K डिस्प्ले पर खेल रहे हैं तो हमको ऑलमोस्ट 40 प्लस एफपीएस निकाल कर ले आ रहा है, 40 के अराउंड। अब ये 2K डिस्प्ले पर नेटिव रेजोल्यूशन पर गेम चल रहा है। अब जब यहाँ पे हमने रे ट्रेसिंग ऑन किया ना तो मामला टाइट हो गया, गेम ही क्रैश हो गया। दिस वाज अनबिलीवेबल, होना नहीं चाहिए था, माइट भी कुछ अपडेट चाहिए होगा, बट जैसे हमने रे ट्रेसिंग को दोबारा ऑन करके चेक किया भैया वाट लग गई सिस्टम की। एलन वेक ऐसा गेम है कि रे ट्रेसिंग में बड़े बड़े सिस्टम की वाट लगा देता है। मल्टी फ्रेम जनरेशन यहाँ पे RTX का बेटर वर्क करता है, करेक्ट। FSR इज नॉट दैट हेल्पफुल। अब यहाँ पर हमने इसको 1080 पिक्सल पे किया, तब भी यार फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी काम नहीं चल रहा था। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हमने नॉर्मल इसको रे ट्रेसिंग हटाकर खेला तो 50 प्लस FPS आराम से इसने निकाल दिया। 73 वाट आवर की बैटरी मिलती है एंड लिटरली गाइस इसमें मैंने मल्टीपल एप्लीकेशन चलाकर देखो यार इको मोड पर यूज किया एंड अगेन बैटरी बैकअप मोड पर इसने ऑलमोस्ट मतलब 11 घंटे या 10.5 घंटे के ऊपर का बैटरी बैकअप मेरे को निकाल कर दिया। बैटरी बैकअप के मामले में देखो यार ऐसे तो AMD वैसे ही ऑप्टिमाइज्ड होता है, प्लस इस प्रोसेसर में GPU का चक्कर नहीं है, जो है APU पर है, तो इसीलिए बैटरी बैकअप भी आप इसको ऑन द गो कहीं भी लेकर जा रहे हो आप परेशान नहीं होगे। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये ऑलराउंडर लैपटॉप है विद अ ग्रेट बैटरी बैकअप इन योर हैंड। अब देखिए ये नॉर्मल कंडीशन में बैठकर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 1080 पिक्सल पर 60 हर्ट्ज पर ये रिकॉर्ड हो रहा है। स्टिल मैं क्वालिटी कहूंगा कि यार कुछ लैपटॉप्स तो 720p भी बेटर क्वालिटी दे देते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्टिविटी लैपटॉप का भी पावर रखे हो तो यहाँ पर कम से कम कैमरा क्वालिटी पर थोड़ा सा और बेटर वर्क किया जा सकता है। वैसे वीडियो कॉल एंड ऑल के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग कॉल्स एंड स्ट्रीमिंग के लिए कैमरा नहीं ठीक है, उसके लिए आपको अलग यूज करना पड़ेगा। व्हाट आई फेल्ट रेस्ट यहाँ पर अगर मैं इसको लाइट कंडीशन में भी यूज करूं तो भी स्टिल मतलब वो जो क्लैरिटी देखने को मिलता है कैमरा से वो नहीं है। तो ये आसूस को एक मेरी तरफ से फीडबैक है यार, इस पर वर्क करिए, इतने प्रीमियम लैपटॉप में कैमरा को 100% बेटर बनाकर दीजिए। कैमरा क्वालिटी कह सकते हो इट्स ओके, बट हाँ स्टूडियो इफेक्ट के साथ आता है। माइक क्वालिटी माइट बी गुड, ऑफिस कॉल्स एंड ऑल के लिए ठीक है, बट हाँ स्ट्रीमिंग एंड ऑल पर आप नहीं यूज करोगे तो बेटर रहेगा। बैकग्राउंड इफेक्ट एंड ऑल इसमें वर्क करेगा बिकॉज Copilot Plus PC है तो इजीली हो जाता है, पोर्ट्रेट ब्लर भी आप कर सकते हो। वैसे इस लैपटॉप के बेंचमार्क को देखकर या इस लैपटॉप के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर आपको ये जरूर लगेगा कि यार इसको कंपटीशन में आज के डेट में काउंट किया जा सकता है, जो कि M4 M5 तक की वाट लगाने के लिए कैपेबल है। एंड जिस प्राइस रेंज में आता है कैशबैक एंड ऑल के बाद हो सकता है 170 180 तक आपको मिल जाए। वैसे अभी प्राइस आपको 2 लाख रुपए के अराउंड दिखा रहा है एंड डिफरेंट आपको Ryzen AI Max में ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको थोड़े बजट वर्जन्स में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोसेसर पर कंसंट्रेट करो तो यू कैन आइडेंटिफाई द पावर ऑफ दिस प्रोसेसर, जो कि इसी लैपटॉप में या Asus VivoBook में भी आपको देखने को मिलता है, ZenBook में भी देखने को मिलता है एंड डिफरेंट ब्रांड के मॉडल्स में भी देखने को मिल सकता है। सो वो आप चेकआउट करो, प्रोसेसर कितना पावरफुल मैंने बता दिया। एंड टफ A14 आपको एग्जैक्टली एक बेटर गेमिंग लुक्स, बेटर डिजाइन, बेटर बिल्ड एंड यस एक बेटर गेमिंग कैपेबिलिटी विद अ बेटर थर्मल देखने को मिलता है। बट स्टिल यहाँ पर भी नो डाउट ब्रांड ने कुछ ना कुछ हमेशा इंप्रूव करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट मेटल बिल्ड कर सकते हैं चाहे तो, एंड इसमें इनको 16 इंच का भी ऑप्शन देना चाहिए। देखो यार बहुत लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जिन लोगों को 16 इंच का लैपटॉप इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ट्रेडिंग हो गया, मल्टीमीडिया कंजम्पशन हो गया, उनको उस तरह के लैपटॉप पसंद है। मुझको 14 इंच मेरे लिए सुइटेबल है बिकॉज मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ, इधर उधर जाता फिरता रहता हूँ, तो मेरे लिए एडिटिंग पर्पस ये सॉल्व कर देता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप बहुत बेहतरीन मिलता है और बैटरी पर भी आपको वही परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है। तो मैं इसको कहीं भी फ्लाइट में हूँ, कार में हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, ऑन द गो आई कैन डू ऑल माई एडिटिंग। देखो यार एक होता है कर पाना और एक होता है फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस के साथ कर पाना। मतलब 60 FPS 4K वीडियो पर आप आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल के साथ 10 बिट फाइल को भी एडिट कर सकते हो ऑन द गो। मतलब जो परफॉर्मेंस आपके सीट पर आपको आपका पावरफुल लैपटॉप विद GPU प्रोवाइड कर पा रहा है वो आपको इस लैपटॉप में ऑन द गो देखने को मिल रहा है, करेक्ट। लेकिन जो लोग गेमिंग के ही पर्पज से लैपटॉप खरीद रहे हैं उनको मैं अभी भी यही कहूंगा कि यार आप सिर्फ गेमिंग के लिए ले रहे हो तो व्हाई यू विल इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी ऑन दिस।
बेटर गो विथ ROG Strix का 5050 या Asus TUF A16 4050 5060, और you can go with F16 Core 210H and other variants of TUF F16। इस लैपटॉप के साथ उन्हीं लोगों को जाना चाहिए, पहली बात तो जो अपना बजट इस लेवल तक रखे हैं एंड एक ऑलराउंडर लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसमें चाहे उनका प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वर्क हो गया, चाहे वो लोकल LMs यूज करना चाहते हैं, चाहे वो ऑन द गो डिफरेंट मॉडल्स पर वर्क करते हैं, चाहे वो गेम डेवलपमेंट में है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में है, चाहे वो मिड लेवल गेमिंग भी करना चाहते हैं। नो डाउट इस लैपटॉप में आप म्यूजिक प्रोडक्शन का भी काम कर सकते हो, जिसने भी म्यूजिक प्रोडक्शन के हिसाब से लैपटॉप लेना है। बट आई विल सजेस्ट भाई, जो लोग म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए लैपटॉप लेते हैं, दे विल गो विद अ 16-inch लैपटॉप, नॉट विद अ 14-inch लैपटॉप, बट स्टिल दे कैन यूज एक्सटर्नल मॉनिटर टू यूटिलाइज दिस लैपटॉप। जरूरी नहीं है कि हर आदमी को 16-inch लैपटॉप, ट्रेडर्स एंड ऑल के लिए नो डाउट अ सेपरेट विंडो इज रिक्वायर्ड। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेसर, लैपटॉप को मैं सेकंड पर रखता हूं, लेकिन जो प्रोसेसर है ये किलर है। ये RTX को और तगड़ा टक्कर देने वाला है, बिकॉज ये ऑलरेडी कॉम्पैटिबल है मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर के साथ, जो कि अभी RTX को होने में काफी समय लगने वाला है। स्नैपड्रैगन तो बेचारा अभी तक कर नहीं पाया, तो RTX कब तक कर पाएगा? RTX स्पार्क की बात हो रही है, जो कि ARM बेस्ड प्रोसेसर पर आने वाला है विंडोज में। लेकिन दिस वन, आज की डेट में किसी ने RTX के टक्कर का प्रोसेसर लेना है, दे कैन गो विद AMD Ryzen AI Max, एंड यस, दिस TUF सीरीज इज अ किलर लैपटॉप व्हिच आई एक्चुअली लाइक्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।